जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग वीडियो में जहां पे हम लोग CSE 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिगार्डिंग मनी बिल। ठीक है, मनी बिल देखिए हमारा कौन सा आर्टिकल में आता है, आप सबको पता ही है, आर्टिकल 110 के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी नॉट करेक्ट हमें पूछा है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले डी ऑप्शन से पढ़ना है, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो डी से देखते हैं हम क्या कहता है। मनी बिल डील्स विद अ रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोरोइंग ऑफ मनी की बात कर रहा है। मनी बिल इज कंसर्न विथ अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड देखिए, मनी बिल हैज़ अ प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए कस्टडी की बात कह रहा है, और ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैं इसे ईजी कैटेगरी का कहूँगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मनी बिल वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें मेंशन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली देख के आप इसे गलत मत करिए। ये यहाँ पे जो है मनी बिल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोजिशन, अबोलिशन, टैक्सेस से रिलेटेड बात होती है। फिर कस्टडी देखिए यहाँ दोनों की है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की भी है एंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी है। ओके, डी ऑप्शन देखिए, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है दोस्तों, ये एक वर्ड यहाँ पे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड अगर लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, बट अभी ये ऐसा लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे कंटिंजेंसी फंड नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा और वैल्यू एडिशन, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है हमारा, ये अंडर आर्टिकल 266 आता है, अंडर आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ये आता है दोस्तों आर्टिकल 267 के अंदर। और ऐसे देखिए एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी आता है हमारा 266 के अंदर। तो ये आर्टिकल्स हमें थोड़े पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे CSE 2023 में भी आया था, बट वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा ही टफ लेवल पे मैं कहूँगा, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ईच MLA की वैल्यू जो है वेरी करती है, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ द वोट ऑफ MP ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये जिस साल आया था ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड था, क्योंकि जब तक ऑफिशियल की नहीं आई थी तब तक यहाँ पे इसका डेफिनेट आंसर किसी को भी नहीं पता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल आंसर की है उसने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, इसका आंसर दिया था दोस्तों ए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ राज्यसभा, ये गलत है एज पर UPSC। यहाँ पे अभी क्या होगा दोस्तों, मोर देन नहीं है, ये इक्वल वैल्यू यहाँ पे कैरी करता है, इट कैरीज इक्वल वैल्यू। तो MP ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू MP ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे कोई इनमें वेरिएशंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमारे लक्ष्मीकांत में गिवन है। तो देखिए, वैल्यू ऑफ MLA's वोट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट MLA इंटू 1000। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ये तो वेरी करेगा यहाँ पे। ठीक है, MP का वोट देखिए, वैल्यू ऑफ ऑल द MLA's वोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ MP। यहाँ पे देखिए MP, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसा कोई डिस्टिंग्विशन यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत हुआ, फर्स्ट यहाँ पे सही हुआ, तो आंसर आ गया हमारा 1 ओनली। वी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, याद करिए 2020 में हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA के सेफगार्ड्स को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या था कि कुछ जो है वो इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज़ करते हैं और कुछ जो है हमारा डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एडिशनल प्रोटोकॉल को अगर हमने रेटिफाई किया तो, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। डी से पढ़ना चालू करते हैं।
द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ एनएसजी। मैंने आपको हर बार बताया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती है, यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होता है। सी देखिए, द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज, देखिए कितना एक निगेटिव वर्ड, प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम एनएसजी। फिर देखिए, मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए। क्या कह रहा है? मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए एंड सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर आईएईए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन सिमिलर कैटेगरी के हमें साउंड कर रहे हैं, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब सिंपली आप सोचिए, आईएईए, इसमें अगर पाकिस्तान के ऑफिशियल होंगे या फिर चाइना के ऑफिशियल होंगे और वो अगर आके हमारा मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अगर देखेंगे तो इससे हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसे कितना खतरा होगा। क्या इंडिया इसे जो है मंजूरी देगा? नहीं देगा। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर आके देखो, उसमें रह जाओ 10-12 दिन, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर इस लॉजिक से हम सोचते तो देखिए यहाँ पे प्रिविलेज ये वर्ड हमने देखा, ऑटोमेटिकली ये वर्ड हमने देखा, और इन दोनों में हमें डाउट था। तो यहाँ पे इस हिसाब से न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लेंस से अगर हम देखते तो यहाँ पे आंसर हम ए तक पहुँच जाते। और देखिए, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर आईएईए सेफगार्ड, और ऐसा ही कुछ हमें 2020 के क्वेश्चन में भी देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एडिशनल प्रोटोकॉल अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या इंडिया एनएसजी का मेंबर है? तो ये हमने ऑलरेडी देखा था, जो 2020 का पेपर हमने किया था तभी, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द अबव आर अमॉन्ग द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान। फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान के बारे में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। अब यहाँ पे पूछा है कि पार्ट है कौन सा। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 4-4 की पेयर में ऑप्शन है और ऊपर हमें 6 पेयर दे रखे, मतलब हमें यहाँ पे जो गलत वाला यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, अभी जो फ्री ट्रेड पार्टनर है, यहाँ पे हम अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो जो रीज़न यहाँ पे सबसे आसपास वाले होंगे वही यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और आसियान की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंपली यूएसए को हटा के देखते हैं, ठीक है, अगर 6th अगर ऑप्शन हम हटाते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे हट गए। फिर बचा क्या? देखिए हमारे पास 1, 2, 4, 5 एंड 1, 3, 4, 5, मतलब इन दोनों में से 1, 4 एंड 5 तो है ही, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 है, 4 एंड 5 है। अब बचा देखिए कनाडा एंड चाइना, और हम सबको पता है कि कनाडा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कितना आगे बढ़ चढ़ के साथ देता है एज़ कम्पेयर टू चाइना, सॉरी कनाडा। यहाँ पे चाइना देखिए मोस्ट फेवरेबल हमें लगना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। इस हिसाब से अगर सोचते तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या आता? तो हमारा आंसर आ जाता दोस्तों सी इज़ द करेक्ट, 1, 3, 4, 5। चलिए, ये तो उस साल का क्वेश्चन था, हमने देख लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें। बट आगे चल के अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूज़ में होता है, ठीक है, या फिर इंडिया उसमें एक्टिवली रोल अपना जो है प्ले करता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था दोस्तों, इसमें चाइना था, जापान था, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी हमें आसियान के कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान देखिए दोस्तों, ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैंकॉक में ये एस्टेब्लिश हुआ था, बस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये थोड़ा आप करेक्ट यहाँ पे कर लीजिए, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, मेनली स्टेट पीसीएस में बनेगा। ठीक है, और ये जो आसियान बना था दोस्तों, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बना था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आसियान से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम आसियान की कंट्रीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल 10 मेंबर है। तो ये तो ग्रुप में ही 5 याद रखिए, म्यांमार, लाओस देखिए लैंडलॉक है, ये भी याद रखेंगे, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई। ठीक है, और ये इंडोनेशिया हमारा इतना बड़ा है, एंड देन फिलीपींस। तो ये हमारे आसियान के मेंबर है। यहाँ पे कोई पापुआ न्यू गिनी नाम का देश है जो कि नहीं है मेंबर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका जो है कोर मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर और एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चली थी, वो है दोस्तों RCEP, जिसे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए, इसलिए इंडिया यहाँ पे रेड कलर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 15 मेंबर है, तो इनके बारे में आप जो है यहाँ पे जानकारी रखेंगे। ये देख लीजिए, आसियान के 10 मेंबर तो इसमें ऑलरेडी आ गए। उसके बाद यहाँ पे कौन ऐड हो गया अभी? देखिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, तो ये 10 इसके मेन मेंबर और ये 5। इंडिया इसका पार्ट होने वाला था, बट ड्यू टू सम डोमेस्टिक इश्यूज़ हम नहीं हो पाए।
ठीक है, अब क्यों नहीं हो पाए ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देखिए वर्ड देखिए ये कितनी बार आ चुका है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। समझिए इस बात को, क्या कहना चाह रहा है ये। तो एग्जामिनर देखिए 2018 का हमने पेपर देखा, 2019 का देखा, 20, 21, 22, 23। जो माइंडसेट है कि स्टेटमेंट अगर बनाना है तो लीगली बाइंडिंग डाल देंगे उसमें, या फिर उसे बोल देंगे कि इट इज़ वॉलेंट्री। बट मेनली अगर गलत बनाना है तो क्या कह देंगे, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। ये हमने पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि लीगली बाइंडिंग होना बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर वॉलेंट्री होता है तो हमें इतना कोई इशू नहीं आता इसमें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट क्रिएट एनी लीगली एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये वॉलेंट्री की बात कर रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है सही होने के। एंड GACSA इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। 2018 का पेपर है, 2015 वाला समिट यहाँ पे पूछ लिया। अब ऑप्शन देखते हैं, 1, 3, 2 ओनली, 2 and 3, 1, 2, 3। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा सही मुझे सेकंड लग रहा है, तो ये हट गया, बचा गया 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। अगर इंडिया इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में हमने इंटरनेशनल जो है इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने जब हमारा G20 हुआ था तब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया, तो उसमें अगर बोलूँगा मैं कि इंडिया ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है तो आपको सही मानना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, अगर आप 1 साल 2 साल से UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बड़ी अचीवमेंट्स करी है उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे हमने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो हमारा टेस्ट किया, मिशन परमाणु, या फिर जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा स्पेस में जो हमने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे मार्स मिशन हो गया कि फर्स्ट लॉन्च में ही सक्सेसफुल हो गए। वैसे ही ISA हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पढ़ेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है अभी UPSC में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपने पूरा शंकर IAS पढ़ लिया होगा, तो कहीं आपने ये नाम सुना है क्या, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, और इंडिया इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है तो नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने नॉलेज पे थोड़ा ध्यान देना है और कॉन्फिडेंस के साथ इसे गलत मार्क करना है, अनलेस आपको पता ना हो कि हाँ इंस्ट्रूमेंटल था। ये एक ट्रिक है जो कि एग्जामिनर खेलता है कि इंडिया उसमें ज़्यादा पार्ट हो भी ना उसमें पार्टिसिपेट, फिर भी बोल देगा कि इंस्ट्रूमेंटल था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये गलत हो गया, सीधा हमारा आंसर आ गया 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, और अगर आप डिटेल में देखो, पेरिस समिट 2015 की बात कर रहा है, COP21 की बात कर रहा है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि नगोया प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद देखिए रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते हैं, इनका आउटकम हम पढ़ते हैं। और अगर ये जो COP21 की बात हम कर रहे हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट में से थी। यहाँ पे जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट्स की बात करी गई थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी गई थी, CBDR, इससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब ये इतनी इंपॉर्टेंट समिट है जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस समिट के बारे में ये तो बताया जा सकता था, बट ये भी हमने नहीं पढ़ा कि इट इज़ द आउटकम ऑफ COP21। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी हम जो है इन दोनों स्टेटमेंट को सोच सकते थे। ठीक है, अभी आप कहोगे कि ऐसे कैसे सोचना है, तो जैसे जैसे आप PYQs प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे जो चीज़ों को समझोगे, आप इसे रिवाइज करोगे, ये आपके माइंड में एकदम मैप की तरह छप जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रिक करेगा कि हाँ ये ऐसा ट्रैप जो है पहले भी सेट करा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली हम जाएंगे वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों, FAO जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ठीक है, इसका एक इनिशिएटिव है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इनका विजन मिशन क्या होगा, तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पावरिंग द फार्मर, फैसिलिटेट डायलॉग, नॉलेज बिल्डिंग, मतलब सारी पॉजिटिव बातें। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक, फिशरी प्रैक्टिस, प्रोडक्टिविटी इन्हें बढ़ाना है, और यहाँ पे क्या करना है, इमिशंस को यहाँ पे कम करना है। तो ये सारी इसके जो है
इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव्स या फिर पार्ट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में कि FAO देखिए इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है मेन, ठीक है। आगे और यहाँ पे अगर डिटेल में देखेंगे तो विजन, मिशन, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और ये इसका जो ओरिजिन होता ना, ये इट इज़ ओरिजिनली डेवलप्ड बाय FAO एंड ऑफिशियली प्रेजेंटेड एट हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन 2010। यहाँ पे रिसर्च पेपर का लंबा चौड़ा सा नाम है जो कि हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी देखिए आपको मेंस रिलेटेड अगर कोई ज्ञान चाहिए तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर को या फिर एनवायरनमेंट को कैसे हम स्टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे अगर वे फॉरवर्ड हमें लिखना है तो डायरेक्टली लिखिए कन्वेनिंग, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सो 3 C's ऑफ। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर को कैसे सुधार सकते हैं, यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सकते हैं। ऐसे मल्टीपल जगहों पे अगर आपको वे अहेड नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखना है, हमें एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो सीधा ये 3 C's का वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं। तो ये हो गया मेंस का ज्ञान, ठीक है। तो प्री के साथ मेंस का ज्ञान भी फ्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा आंसर था 2 ओनली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो प्लान था गवर्नमेंट का, इसके एम के बारे में पूछा है। एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑप्शन हम देखते हैं 1 2 3, 2 3 एंड 1 2 3। थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। सेकेंड देखिए, तो थर्ड ऑप्शन था कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन अवर नेशनल जोग्राफिक बाउंड्रीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और क्या कह रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अब मैंने आपको हमेशा बताया गवर्नमेंट स्कीम वाला जो मास्टर वीडियो सेशन हमने देखा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी यहाँ पे जो स्कीम होती है, इसमें इंडिया के डेवलपमेंट की बात करी जाती है, इंडिया स्पेसिफिक बात करी जाती है। ऐसा नहीं कहा जाता कि हम इस कंट्री को पीछे छोड़ देंगे, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि ज़रूर कि इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री या फिर इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, बट ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हम इस कंट्री को पीछे कर देंगे या इस कंट्री को जो है इसके आगे चले जाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। अब चाइना की कौन सी इंटरनेट कंपनी है, हमें पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे USA का है जो कि फेमस है। तो चाइना ने ऐसी कौन सी बना ली जो हम उनको इमिटेट करेंगे, तो ये हटाइए। जैसे फर्स्ट हटाया आपने तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गया बचा 3 2 एंड 3। और देखिए दोस्तों ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपना बिग डेटा जो है इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में यहाँ पे जो बनाएगी, ऐसा कोई भी यहाँ पे इसका एम नहीं था। यहाँ पे सिंपली डिजिटल एम्पावरमेंट करना था हमें हमारे सिटीजन्स का बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू विलेजेस, ग्राम पंचायत एंड एट द अर्बन लेवल। तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यहाँ पे आंसर है 3 ओनली, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने सीखा क्या, ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि ओन इंटरनेट कंपनी, और यहाँ पे देखिए कैसे कह रहा है लार्ज डेटा सेंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए बिग डेटा कंपनी से कलेक्ट करके, अब ये क्या हो रहा है, ये डेटा लोकलाइजेशन की थीम के ऊपर बात कर रहा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बट डिजिटल इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, ओके। नेक्स्ट देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, टाउन समटाइम्स सीन इन न्यूज़। अब देखिए इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन हमें CSE 2023 और 22 में भी देखने को मिले। अब ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होंगे, अलेप्पो, किरकुक, मोसुल एंड मज़ार शरीफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-2 की पेयर में ऑप्शन है, और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 4। अलेप्पो देखिए दोस्तों सीरिया में है, उसके बाद देखिए मज़ार शरीफ देखिए अफ़गानिस्तान में है। अब ये मोसुल कहाँ पे, तो मोसुल देखिए दोस्तों ये इराक में सिचुएटेड है, ठीक है। मोसुल इट इज़ इन इराक। और किरकुक कहाँ पे है, तो ये भी इराक में है दोस्तों, ठीक है। और इराक की कैपिटल क्या है, तो बगदाद इराक की कैपिटल है। बाकी देखिए पैलेस्तीन यहाँ पे नहीं है, येमेन यहाँ पे नहीं है। येमेन के देखिए हाउदी रेबल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पैलेस्तीन, इजराइल पैलेस्तीन इशू हमने देखा, 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हमने देखा, ऑस्लो अकॉर्ड अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी, ओके। तो किरकुक एंड मोसुल ये इराक में है, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में है, अलेप्पो सीरिया में। तो 1 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आगे देखते हैं, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वेयर गिवन टू। डायरेक्टली हमारा स्पेक्ट्रम का 1 लाइनर क्वेश्चन है। 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर्स यहाँ पे दे रखी थी।
बाकी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरकी अबोलिश करी गई थी एट प्रोविंस, डायरकी अबोलिश करी गई थी एट प्रोविंस, और ये इंट्रोड्यूस करी गई थी सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे बाय कैमरलिज्म की बात करी गई थी, बाय कैमरलिज्म की बात करी गई थी सेंटर पे। फेडरल कोर्ट यहाँ पे सेटअप किया गया था, फेडरल कोर्ट यहाँ पे सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वाले एक्ट में करी गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शाल वैकेट हीज और हर ऑफिस व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। डायरेक्टली देखिए लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली की बात यहाँ पे आ गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारे लक्ष्मीकांत में भी हमने पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिजॉल्व हो जाती है या फिर हमारा लोकसभा भी अगर डिजॉल्व हो जाता है तो स्पीकर यहाँ पे इमीडिएटली वैकेट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई असेंबली आएगी उसकी फर्स्ट मीटिंग तक यहाँ पे जो है स्पीकर अपने पोस्ट पे बने रहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट या फिर जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका कामकाज यहाँ पे देखने के लिए, और अगर मेंबरशिप उनकी ख़त्म हो गई तो उनको स्पीकर का जो पद है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉज एंड लिबर्टी, ठीक है। लॉज एंड लिबर्टी के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब डी से पढ़ना चालू करते हैं। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। देखिए टू ऑफन एंड डेंजर। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में फर्स्ट ऑप्शन, इफ देर इज मोर लॉज देर विल बी लेस लिबर्टी, ठीक है। अभी इन सारे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हमें अप्रोच लगाना है। मैंने आपको बताया भी था फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आते हैं, लिबर्टी क्या है, सोशल कैपिटल क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट क्या लग रहा है कि मतलब लग रहा है कि ये क्या ही बना दिया। अब फर्स्ट पढ़िए, इफ देर इज मोर लॉ देर इज लेस लिबर्टी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इफ देर इज लिबर्टी दे लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। कौन से पीपल, कितना जनरलिस्टिक बना दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कुछ लिख के आता तो हम सोच भी सकते थे, ये भी गलत हो गया। लॉज आर चेंज टू ऑफन, टू ऑफन। अब अगर कोई लॉ बनाया उसमें बहुत ज़्यादा जो है कोई डिफिकल्टी है या फिर कोई प्रोविजन है जो कि चेंज करना पड़ेगा जल्द से जल्द, ठीक है, फॉर आवर बेनिफिट ओनली, हमारी लिबर्टी के लिए, तो क्या ये गलत है कि टू ऑफन अगर चेंज हो जाए तो। अब बचा देखें यहाँ पे आप सोचोगे कि नो लॉ नो लिबर्टी ऐसा लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अगर समझिए अगर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो रोड पे चलने की लिबर्टी रहेगी क्या हमें, क्योंकि कोई भी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के आ जाएगी, आपको ठोक देगी, बिना लाइसेंस के हर कोई गाड़ी चलाएगा। तो अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये एकदम यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी का, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से आपको सोचना था और यहाँ पे आंसर है हमारा बी। तो ये एक तरीके से कॉम्प्रहेंशन टाइप का क्वेश्चन था हमारा। बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से स्टेटमेंट उठाया, कोई ज़्यादा यहाँ पे जो है नया कोई सोर्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। द इमोलुमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। देखिए दोस्तों डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है गवर्नर वाले चैप्टर से। ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये आर्टिकल 361 के अंडर यहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी यहाँ पे जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी गवर्नर के अगेंस्ट में इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे इमोलुमेंट्स एंड अलाउंस वाली जो बात कर रखी है ये जो है ये हमारे आर्टिकल 158 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप याद रखेंगे। बाकी ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से स्टेटमेंट है, आंसर है हमारा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी बिलोंग्स टू विच स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर है हमारा किशनगढ़ स्कूल। डायरेक्टली हमारा जो नितिन सिंघानिया है वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बनी ठनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फोटो हमारी NCERTs में शायद नहीं है बट नितिन सिंघानिया में बना हुआ है, ठीक है। तो एक किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है बनी ठनी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करने के लिए एक निमोनिक्स बनाया KBC। अब क्या है KBC, तो देखिए किशनगढ़ स्कूल, बनी ठनी, और इसे बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम था निहाल चंद, ठीक है।
तो ये निहाल चंद से यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। तो KBC ऐसे करके हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी देखिए इनकी कोई फेमस पेंटिंग मुझे यहाँ पे नहीं मिली, जितना ये बनी ठनी यहाँ पे फेमस था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स इन न्यूज़। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था दोस्तों। ये जो है अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अभी जैसे S-400 जो कि हमने रशिया से ख़रीदा है, ठीक है, वैसे ये थर्ड सिस्टम है जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, ठीक है। ऐसे देखिए इसराइल का रडार सिस्टम जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमें पता होना चाहिए, वो है आयरन डोम, ठीक है, जो कि पैलेस्तीन ने जो 4 से 5 हज़ार बम फेंके तब ये यहाँ पे फेल कर गया था। तो आयरन डोम किसका है? सॉरी, रडार सिस्टम नहीं है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है, ठीक है। किसका है? ये इजराइल का है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इजराइल का आयरन डोम। ऐसे ही देखिए दोस्तों, एक ईरान का भी सिस्टम एक न्यूज़ में आया था, उसका नाम था फलक 1, ठीक है। तो ये बस नाम याद रखिए, फलक 1, थर्ड, आयरन डोम, ठीक है, S-400, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शंस को तो ज़्यादा कोई यहाँ पे मुझे हिंट मिला नहीं जब इसके बारे में सर्च किया गया ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे। ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है कि अन्नमाचार्य कीर्तन्स वेयर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कनेक्ट करना चाहूँगा आपके इस क्वेश्चन को। CSE 2019 में हमने क्वेश्चन देखा था रिलेटेड टू मियाँ तानसेन, ठीक है, रिलेटेड टू मियाँ तानसेन। तो वहाँ पे क्या कहा गया था कि उन्होंने जो है लॉर्ड की प्रेज में जो है गाने बनाए थे, जो उनके जो यहाँ पे राजा थे, ठीक है, इनके लिए गाने बनाए थे, बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए थे। तो क्या ये पढ़ के आपको लग रहा है कि अन्नमाचार्य जो थे इनके कीर्तन डिवोशनल थे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा? अब ये था या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी वाला लॉजिक याद करिए, हमने 2019 में भी देखा था, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन उठा लिया है इन्होंने, मतलब ये 2018 का है, तो 19 में ये उठाया गया था, ऐसे सोच लीजिए, हम तो रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कीर्तिज वेयर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो देखिए, त्यागराजा, कृष्णा, अन्नमाचार्य, लॉर्ड वेंकटेश्वर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली बोलूँ कि सबसे ज़्यादा गलत आपको कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो अगर सबसे ज़्यादा सही मैं बोलूँ तो सेकंड मुझे लग रहा है, तो ये हट गया, बाकी तीनों में 2 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा गलत मुझे कौन सा लग रहा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा थर्ड लग रहा है। तो अगर मैं थर्ड हटा के देखूँ, बचा 2 एंड 4, सीधा आपका आंसर आ गया यहाँ पे। और ये जो कंटेम्प्रेरी है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि हम हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का यहाँ पे ईयर जो है याद रखें कि ये कौन से साल में था या किस साल में इन्होंने अपना काम किया था। तो ये टाइमलाइन वाला जो ट्रैप है ना, ये एग्जामिनर बहुत बारी सेट करता है, ठीक है। जब यहाँ पे और चीज़ें सर्च करी गई तो देखिए दोस्तों, ये जो त्यागराज थे ये 1767 के आसपास जो है इनका मेंशन हमें मिलता है तमिलनाडु में, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे ये अन्नमाचार्य है, इनका जो मेंशन है ये हमें 1408 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से 1700 और ये 1400 के आसपास, तो ये कंटेम्प्रेरी होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया था दोस्तों? यहाँ पे आंसर आया था हमारा 2 एंड 4, मतलब 4th स्टेटमेंट हमारा सही है कि अन्नमाचार्य जो थे ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा की प्रेज करते थे। अब देखिए, अन्नमाचार्य, लॉर्ड वेंकटेश्वरा। फर्स्ट यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि ये जो त्यागराज कीर्ति थी ये लॉर्ड कृष्णा के लिए, ये लॉर्ड रामा के लिए था दोस्तों, तो राम जी के लिए था ये, कृष्णा के लिए नहीं था। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे भी चेंज हो सकता था, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, ठीक है, बट इसको इस तरीके से अप्रोच लगा के तो ईजिली आंसर तक पहुँचा जा सकता था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये जो अन्नमाचार्य जी थे ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो है इनके सॉन्ग्स और प्रेजेस यहाँ पे देखी गई थी। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो त्यागराजा है, ठीक है, इनके साथ देखिए एक वर्ड है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ पे 3 लोग थे, तो याद रख लीजिए, इसे मैं ऐसे याद रखता हूँ TDS। कैसे? टी से हमारे त्यागराज, डी से देखिए दीक्षितार, ठीक है, तो मुत्थुस्वामी दीक्षितर,
और एस से हमारे श्यामा शास्त्री, ठीक है, एस से हमारे श्यामा शास्त्री। तो ये TDS इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये क्या थे? ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। तो हमारा आंसर हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि 2 and 4 इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। फिर क्या कह रहा है? पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली सोचिए दोस्तों कि रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है और यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। और लिमिटेशन ऑफ पावर किसके ऊपर है? ये स्टेट के पावर लिमिट करने की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे पावर किसे दी जाती है? सिटीजन्स के हाथ में, टू चेंज द गवर्नमेंट। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सही बात है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ एक ही सेम ही तराजू में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। लिबर्टी एंड राइट्स, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल आना चाहिए था, तो ये रूल ऑफ लॉ यहाँ पे सही आ जाता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वैप कर दिया गया है, तो थर्ड हटाइए, थर्ड हटा, बचा हमारे पास 1 2 का 4 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना था। और ये रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट किन चीज़ों को डिफाइन करता है? तो यहाँ पे देखिए इक्वेलिटी की बात करता है, ये लिबर्टी की बात कर रहा है, सिविल राइट्स की यहाँ पे बात आ रही है, पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम की बात यहाँ पे आती है, ठीक है। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये कोई एब्सोल्यूट और आर्बिट्री पावर नहीं देता एग्जीक्यूटिव को, तो यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम आंसर तक पहुँचे हैं 1 2 का 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। देखिए उस साल 2017 में पेपर के पहले यहाँ पे नोटबंदी हुई थी, तो लीगल टेंडर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और सिंपली देखिए दोस्तों लीगल टेंडर क्या है? तो मनी विच इज़ टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फ्री लीगल केसेस, नहीं। द मनी विच इज़ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, एकदम करेक्ट है कि लीगल टेंडर वही होता है। जैसे कि अभी 100 रुपये का नोट जो है वो लीगल टेंडर है, क्यों? क्योंकि अगर आप 100 रुपये का नोट किसी भी दुकानदार को अगर पूरे इंडिया में देते हो तो उस पर कंपल्शन है, वो उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल टेंडर है। अगर वो मना करेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा याद करिए, हुंडी वाला क्वेश्चन जो कि हमने CSE 2020 में देखा था कि हुंडी क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री, नहीं, तो इट इज़ अ कंपल्शन। ये उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। अभी हमें इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है, बट ये जो लीगल टेंडर ऐसे जो भी क्वेश्चंस, ऐसे जो टर्म्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इन्हें हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 49, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस विच इनेबल्स, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब 4 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एटमैक्स एटलीस्ट 1 है और एटमैक्स 3 है। क्या कह रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, याद करिए 2020 वाला क्वेश्चन जहाँ पर हमने रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखा था, और वहाँ पे हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी एंड कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी दोनों ऑप्शन में थे, दोनों कभी साथ में जा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दोनों साथ में जा नहीं सकते, तो डी हमारा ऐसे ही उड़ गया। अब या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अब बचा क्या देखिए हमारे पास 1 2 2 एंड 2 4, मतलब थर्ड तो अपने आप ही कट गया, यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब फोर्थ हमारा यहाँ पे सही होने के चांसेस है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या हमारे पास 1 2 2 एंड 2 4, मतलब सेकंड हमारा हर हालत में सही है कि इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही तो सोशल कैपिटल कहते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया था, याद करिए थोड़ा। अब जब नॉलेज, स्किल लेवल, कैपेसिटी हमारा सही आ रहा है तो इट इज़ इंटेंजिबल वेल्थ, मतलब 2 एंड 4 हमारा साथ में जाना चाहिए। समझ रहे हो आप किस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर तक पहुँच रहा हूँ। और जब यहाँ पे 2 एंड 4 साथ में आएगा तो एक ही ऑप्शन में है, तो इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये गलत है, ठीक है। अगर हमें ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है, ह्यूमन रिसोर्स अगर बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पे 2 एंड 4 के साथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी। ये देखिए प्योरली हमारा जो कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यहाँ पे कोई ज़्यादा हमें जो है डिटेल में यहाँ पे PhD करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोर इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इफ द कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट तो क्या होगा, ठीक है। डी क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। सबसे पहले अब यहाँ पे समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भला क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये किसी होटल में जाके वेटर का काम करे, या तो ये जाके एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, ठीक है, डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पे सिंपली दो सिनारियो, अगर वो होटल में वेटर बनेगा तो यहाँ पे वो कमाई कम होगी, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे स्मॉल लेवल पे रहेगा, छोटा सा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा लेविश नहीं रहेगा, या फिर जो अपनी ज़रूरत है वही पूरी कर पाएगा। बट एमबीबीएस डॉक्टर अगर बनेगा तो यहाँ पे अच्छी इनकम, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को होटल में वेटर बनाएंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर, एमबीबीएस या फिर कोई भी अदर जो एक अच्छा प्रोफेशन है उसको छोड़ के, तो यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो जाएगी। मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव था उसे छोड़ के आपने जो थोड़ा कम अच्छा अल्टरनेटिव था उसे देखा, ठीक है। मीन्स अ बिजनेस ओनर मिसेस आउट व्हेन सिलेक्टिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, ठीक है। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। और यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, इग्नोर नहीं। अब दो चीज़ें बची, देखिए सेम टू सेम ऑप्शन, यहाँ पे टैक्स पेइंग पब्लिक है और यहाँ पे गवर्नमेंट है। और हम सबको पता है कि जो पैसा सरकार के पास होता है वो हमारा ही पैसा होता है, क्योंकि हम टैक्स पेइंग पब्लिक है, ठीक है। सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता, अगर आप कोई भी यहाँ पे चीज़ खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। मतलब हर एक इंसान यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट की आपके ऊपर, मतलब आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा आंसर आएगा वो है सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे कुछ नहीं जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इग्नोर होती है तो इट इज़ अ बर्डन ऑन टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 48। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनॉट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। तो अगर तुम्हारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एब्सोल्यूट टर्म में तो ये हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कमियां यहाँ पे रही होगी। अब ऐसी क्या कमियां है? कहता है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, हो सकता है ये एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप विद इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, इम्पोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे अगर आप सोचोगे कि इंडिया की जो जीडीपी ना बढ़ने का या फिर जीएनपी ना बढ़ने का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने का मेन रीज़न क्या है इन चारों में से, तो आप कौन सा यहाँ पे टिक करोगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंस अगर आपका अच्छे से रेडी है तो आपको जो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं ना, वो आप कभी गलत नहीं करोगे। देखिए जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया का वो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे रियल जीएनपी कितना भी बढ़ जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा सी। तो इस तरीके से जो हम हैं यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। डिस्पाइट बीइंग हैविंग हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। तो सेविंग्स हमारी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा पूछा इन्होंने, बट कैपिटल फॉर्मेशन जो है, मतलब जो पैसा बनेगा वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होगा आउटपुट में। क्यों? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। अब यहाँ पे कोर इकोनॉमी का कंसेप्ट है दोस्तों, अगर ये हमें पता है ना कैपिटल आउटपुट रेशो ये क्या होता है, तो इसे समझिए अभी। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर मुझे 10 पेन अगर बनाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं, अभी ऐसे सोचिए आप लोग सिंपली, देखिए 100 रुपये मेरे पास कैपिटल है और इससे अगर मैं 10 पेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक सिनारियो है S1। और एक दूसरा सिनारियो है जहाँ पे मैं, यहाँ पे मुझे 80 रुपये लग रहे हैं 10 पेन बनाने के लिए। तो मेरा यहाँ पे रेशो क्या है? देखिए कैपिटल और ये आउटपुट है, ये कैपिटल है आउटपुट है। यहाँ पे क्या आ गया? 10 आंसर आ गया और यहाँ पे क्या आया? 8 आंसर आया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जब मेरा कैपिटल आउटपुट रेशो हायर है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो मेरा लोअर है,
तो इसमें फ़ायदा कब होगा, ठीक है, यहाँ पे जब हाई कैपिटल आउटपुट रेशो होगा तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है कम होना चाहिए, मतलब कम कैपिटल में ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये यही तो कह रहा है कि अगर हाई सेविंग इकोनॉमी है फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन हमारा नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग आउटपुट ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशो किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी है टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन, ठीक है, कौन सी मशीनरीज हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है कैपिटल आउटपुट रेशो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी। तो चलिए दोस्तों अभी इसे यहीं तक रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।